प्लीज़ दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिसेस चौहान की मौत के बाद मिस्टर चौहान उनकी लाश के साथ अपने गांव जा रहे थे। उन्होंने महल का दरवाज़ा भी पार नहीं किया था कि अचानक उनकी गाड़ी ब्लास्ट हो गई। देखते ही देखते उनकी कार धू धू करके जल गई। दरवाजे से कुछ दूरी पर खड़े महल के लोगों ने ये दृश्य देखा तो वह भी हतप्रभ हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उर्मिला ने गुस्से से तपस्या की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे ऊपर ले जाने लगी। आंटी, ये आप क्या कर रही हैं? मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए। तपस्या अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उर्मिला ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। हमें तुमसे बात करनी है, अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश मत करो, यह अब हमारे कमरे में जाकर ही छूटेगा। उर्मिला ने गुस्से में लेकिन दबी आवाज़ में कहा। तपस्या ने आगे कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उर्मिला के साथ उनके कमरे में जा रही थी। अंदर आते ही उर्मिला ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। वहीं प्रताप सिंह कुछ अनहोनी की आशंका से जल्दी से नीचे आए। नीचे आकर उन्होंने गाड़ी को जलते हुए देखा तो उन्हें सब समझते हुए देर नहीं लगी। यह सब अचानक कैसे हो गया? अभी तो कुछ देर पहले दोनों पति पत्नी हमारे सामने बहस कर रहे थे और अब प्रताप सिंह ने अनजान बनने का दिखावा किया। सच ही कहा है किसी ने, मौत का कोई भरोसा नहीं होता। 30 मिनट में इन दोनों पति पत्नी की मौत हो गई। सब कुछ बहुत ही अचानक हुआ था, पर नियति को कौन बदल सकता है दादा साहब? प्रताप सिंह उसके पास आकर बोले। जो भी था काफ़ी दुखदायक था, प्रताप सिंह ने बुझी हुई आवाज़ में जवाब दिया। फिर उन्होंने रावी की तरफ देखा, जो अभिमन्यु के कंधे पर सर रख कर रो रही थी। बेचारी बच्ची ने पहले अपने माता पिता को खो दिया, तो अब एकमात्र सहारा अपने चाचा चाची को भी। हमें इसके साथ पूरी हमदर्दी है। बेचारी लड़की अनाथ हो गई। अभिमन्यु ने प्रताप सिंह की आवाज़ सुनी तो उसने हल्के गुस्से में कहा, मेरे होते हुए रावी अनाथ नहीं हो सकती। उनकी मौत को थोड़ा ही टाइम बीता है। ऐसे में सब कुछ करना जल्दबाजी होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तय समय पर मेरी और रावी की शादी हो जाए। अभिमन्यु ठीक कह रहा है, अब रावी का हमारे अलावा और कोई नहीं बचा है। इसने जो भी डिसीजन लिया है मैं इसके साथ हूँ और आई थिंक आपको भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अभिमन्यु के चाचा दीपक प्रताप सिंह ने उसका साथ देते हुए कहा, तुम्हारे आपत्ति होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता दीपक। हम नहीं भूल सकते कि इन्होंने कैसे हमारे दादा साहब का अपमान किया था। यह लड़की इस घर की बहू बनने के लायक ही नहीं है। अभी मौका सही नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, पर यह शादी किसी भी हाल में नहीं हो सकती। रविंद्र प्रताप ने इतना ही कहा और वहाँ से अंदर चले गए। उनके इस फैसले से अभिमन्यु और दीपक प्रताप दोनों ही बहुत परेशान थे। दीपक प्रताप सिंह ने उम्मीद भरी नज़रों से प्रताप सिंह की तरफ देखा और कहा, दादा साहब आप ही कुछ समझाइए भाई साहब को, पता नहीं क्यों जिद लेकर अड़े हैं। कुछ गलत नहीं कहा उसने। यह लड़की अब हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। जो भी हुआ उसका हमें भी दुख है। वादा करते हैं कि इसके भविष्य में इसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, पर यह इस खानदान की बहू नहीं बन सकती। प्रताप सिंह भी रविंद्र प्रताप के फैसले से सहमत थे। कोई उनके फैसले के आगे आवाज़ नहीं उठाता था, इसलिए दीपक प्रताप सिंह और घर के बाकी किसी ने कुछ नहीं कहा। अपनी बात कहकर प्रताप सिंह भी वहाँ से चले गए। रावी खुद को काफ़ी लाचार महसूस कर रही थी। उसने अभिमन्यु की तरफ देखा। अभिमन्यु ने उसके भावों को समझते हुए कहा, डोंट वरी, हमारी शादी कल ही होगी। चलो अब थोड़ी देर आराम कर लो। रावी ने पलकें झुकाकर उसकी बात पर हामी भरी। अभिमन्यु उसे उसके कमरे में ले जाने लगा। उनके हटते ही बाकी लोग भी वहाँ से अपने कमरे में जाने लगे।
उन्नति, हेजल और पार्थ अभी भी वहीं पर मौजूद थे। वहाँ हुए तमाशे के बाद हेजल ने कहा, तुम्हारी फैमिली कुछ ज़्यादा ही रूड नहीं है? अभी अभी रावी ने अपने पूरे परिवार को खोया है। जो भी हुआ उसमें रावी की क्या गलती है जो तुम्हारे घर वाले अभिमन्यु और उसकी शादी कैंसिल कर रहे हैं? नहीं, बात कुछ और है, पार्थ ने जवाब दिया। ऊपर ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है जिससे मिसिस चौहान की तबीयत खराब हुई और उसके बाद उनकी डेथ। हाँ, हम लोग ऊपर नहीं थे, इसलिए मेरी फैमिली को जज नहीं कर सकते। तुमने अभी सुना नहीं बड़े पापा ने क्या कहा? उन्होंने बोला कि मिसिस चौहान ने बड़े दादा के साथ बुरा बर्ताव किया। यह शादी ऊपर ही कैंसिल हो चुकी थी। उन्नति ने पार्थ की हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, हो सकता है। हम लोग ऊपर गए भी तो कहाँ थे? हेजल ने जवाब दिया। फिर उसने इधर उधर देखा। उसे कहीं भी तपस्या और गौरव नज़र नहीं आए। तप्पू कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। हाँ, मैंने भी उसे नहीं देखा। मेरा ध्यान तो उस जलती हुई गाड़ी से हटा ही नहीं था। पता नहीं कहाँ चली गई तप्पू। आसपास क्या हो रहा है? कुछ देर के लिए कुछ समझ नहीं आया। फिर पार्थ ने कहा, हो सकता है वह भी यह सब देखकर काफ़ी हैरान हो गई हो और अपने कमरे में आराम करने चली गई हो। सब कुछ काफ़ी अजीब था, उन्नति बोली। हाँ, हमें भी अंदर चलना चाहिए, हेजल ने कहा। वहाँ उन तीनों के बीच एक हल्की फुल्की बातचीत होने के बाद तीनों वहाँ से अपने अपने कमरे में चले गए। ऊपर उर्मिला देवी अपने कमरे में तपस्या के साथ मौजूद थी। तपस्या हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी कि वह इस तरह से ऊपर क्यों लेकर आई थी। वहीं उर्मिला देवी के चेहरे पर गहरे गुस्से के भाव थे। आप मुझे नॉर्मली भी ऊपर ला सकती थी और आने के लिए भी कह सकती थी। इस तरह मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर लाने का क्या मतलब हुआ? इट वॉज रियली रूड, तपस्या ने पूछा। हाँ, क्योंकि हमें गुस्सा करने के लिए तुमने मजबूर किया है। हमने तुम्हें अच्छे से समझाया था कि यहाँ वापस मत आना, उसके बावजूद तुम यहाँ आ गई। यह सब तुम्हारी वजह से शुरू हुआ है। आज तुम्हारी वजह से 2 मासूम लोगों की जान चली गई। उर्मिला का सारा गुस्सा तपस्या पर फूट पड़ा। उनकी बात सुनकर तपस्या काफ़ी हैरान हुई। आप कैसी बातें कर रही हैं आंटी? मैंने क्या किया? आप तो ऐसे बोल रही है जैसे मैंने उनका मर्डर कर दिया हो। तुमने उनका मर्डर नहीं किया, लेकिन उनके साथ जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार तुम भी हो। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। इतने साल तक इन्हें चंद्रवंशी के होने की भनक तक नहीं पड़ी। रावी को इन्होंने ढूंढा था, लेकिन वह लड़की चंद्रवंशी नहीं थी, इसलिए महल पर कोई खतरा नहीं था, ना ही यहाँ पर रहने वाले लोगों को। परंतु जब से तुमने यहाँ कदम रखा है, अनहोनियों का दौर फिर से शुरू हो गया, उर्मिला ने कहा। उसके चेहरे के भाव काफ़ी सख्त थे। ओह रियली? मतलब चंद्रवंशियों की गलती है कि वह चंद्रवंशी हैं? आप लोगों की कोई गलती नहीं है जो खुद का लालच पूरा करने के लिए, खुद को सालों साल जिंदा रखने के लिए हम लोगों की बलि देते हैं? तपस्या ने बहुत ज़्यादा गुस्से में जवाब दिया। देखो तपस्या, हम यहाँ तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहते। मिस्टर चौहान और मिसिस चौहान की बातों से साफ लग रहा था कि उन्हें बड़े दादा साहब का सच पता चल गया था। उन्हें बड़े दादा साहब का सच पता चला है, इसका मतलब बड़े दादा साहब को इस बात की भनक हो गई कि रावी चंद्रवंशी नहीं है। वह तुम तक पहुँचे उससे पहले तुम यहाँ से चली जाओ। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। उर्मिला देवी ने सच में तपस्या के आगे हाथ जोड़ लिए। तपस्या ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह वहाँ से जाने लगी। उर्मिला देवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी आंटी, और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। तपस्या ने उनका हाथ झटककर अपना फैसला सुनाया। हम तुम्हें हर तरीके से समझा चुके हैं, क्यों अपनी और हम सबकी जान की दुश्मन बनी हो? प्लीज़ चली जाओ यहाँ से। यहाँ रहने पर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। इस बार उर्मिला ने गुस्से के बजाय गिड़गिड़ा कर कहा। किसने कहा हासिल नहीं होने वाला?
तपस्या ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। उसने आगे कहा, आपको नहीं पता, पर मुझे एक ऐसी चीज़ हासिल होगी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तपस्या की बात पूरी भी नहीं हुई थी, उससे पहले उर्मिला देवी ने गुस्से में कहा, ओह, तो तुम्हें भी बाकी लोगों की तरह महल की शान शौकत देखकर लालच आ गया। अगर तुम्हारी जान ही नहीं बचेगी तो क्या करोगी इस पैसों का? आपने क्या सबको गलत समझने की कसम खा रखी है, या फिर बिना सामने वाले की बात सुने उसे जज करने की? मैं यहाँ अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए रुकी हूँ जो मुझसे जुड़ी हुई है, जिसका नाम मुझसे जुड़ा हुआ है। वो इतने सालों से बिना किसी गलती के यहाँ पर सजा भुगत रही है। बोलते हुए तपस्या की पलकें भीग गई। वह राजकुमारी तपस्या से एक ही बार मिली थी, लेकिन फिर भी उसके दर्द को अच्छे से महसूस कर सकती थी। तुम किसकी बात कर रही हो? उर्मिला ने हैरानी से पूछा। राजकुमारी तपस्या, तपस्या ने सख्त आवाज़ में जवाब दिया। मैं राजकुमारी तपस्या की बात कर रही हूँ, जिनकी आत्मा को महल में कैद कर लिया गया है। उन्हें यहाँ से आज़ादी दिलाए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। पागल मत बनो लड़की। उन्हें आज़ादी दिलाने के चक्कर में तुम खुद इस महल की चार दीवारी में कैद होकर रह जाओगी। तुमने उसके बारे में सिर्फ एक किताब पढ़ी है, इसमें कितनी सच्चाई है उसके बारे में तुम्हें खुद को नहीं पता, और उन्हें इंसाफ दिलाने की राह पर निकल पड़ी। उनका और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, सिवाय तुम दोनों के चंद्रवंशी होने के। फिर क्यों तुम उनके लिए इतनी बड़ी जोखिम मोल ले रही हो? तपस्या के मजबूत इरादे देखकर उर्मिला को काफ़ी हैरानी हुई। आपको किसी ने कहा कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है? मुझे ये बात किसी को बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन आपकी बातों से साफ है कि आप चंद्रवंशी को बलि से बचाना चाहती हैं। मैं राजकुमारी तपस्या के खानदान से ही हूँ, उन्हीं की वंशज हूँ, उन्हीं का अंश हूँ। इस नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन्हें यहाँ से मुक्ति दिलवाऊँ। आगे मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होगी। तपस्या ने अपना सारा सच उर्मिला के सामने रख दिया। सारा सच जानने के बाद उर्मिला देवी को समझ नहीं आ रहा था वह क्या प्रतिक्रिया दे। तपस्या अब तक वह तपस्या को सामान्य चंद्रवंशी समझ रही थी। राजकुमारी तपस्या के घराने से संबंधित होने के बाद तपस्या के ऊपर खतरा और भी बढ़ चुका था। तपस्या, हमारे सामने तो तुमने अपना सच कबूल कर लिया है, लेकिन गलती से भी यह सच किसी को मत बताना। ऐसा समझ लो कि तुम्हारे ऊपर आया खतरा अब 2 गुना बढ़ चुका है। राजकुमारी तपस्या की वजह से दादा साहब की बलि पूरी नहीं हो पाई थी। बीते सालों में उन्होंने बहुत मुश्किल से खुद को जिंदा रखा है, और इसकी एकमात्र वजह राजकुमारी तपस्या है। तुम्हारा उनसे जुड़े होने का सच पता चला तो वह उसका बदला भी तुमसे लेंगे। प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। उर्मिला अपनी तरफ से तपस्या को समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वह दोनों बातें कर रही थी, तभी कमरे पर किसी की दस्तक हुई। बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उर्मिला ने तपस्या को चुप रहने का इशारा किया। उसने अंदर से ही आवाज़ लगाकर पूछा, कौन है बाहर? माँ, मैं हूँ। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। बाहर से अभिमन्यु की आवाज़ आई। उर्मिला देवी ने दरवाज़ा खोला और अभिमन्यु को अंदर आने दिया। उसके बाद तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर तपस्या को देखकर उसे हैरानी हुई। हम बाद में आते हैं, कहकर अभिमन्यु वहाँ से जाने लगा। तभी उर्मिला देवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। नहीं अभिमन्यु, रुको। इस समय तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। उर्मिला देवी ने कहा। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ माँ? अभिमन्यु ने हैरानी से पूछा। हम चाहते हैं तुम तपस्या को समझाओ ताकि वह यहाँ से चली जाए। तुमने देखा ना आज कैसे रावी के चाचा चाची की मौत हो गई। जब तक ये यहाँ रहेगी यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। इसे बोलो कि यहाँ से चली जाए। उर्मिला ने अभिमन्यु से कहा ताकि वह तपस्या को समझा सके। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मुझे पूरी बात बतानी पड़ेगी कि बड़े दादा साहब कौन हैं और यह महल में क्या चल रहा है।
अभिमन्यु ने तपस्या से बात करने के लिए उर्मिला के सामने शर्त रखी। उर्मिला अभिमन्यु की बात सुनकर चुप हो गई। उन्हें चुप देखकर तपस्या ने कहा, हाँ, अब तो मैं भी आपके बड़े दादा का सारा सच जानना चाहती हूँ, वह भी बिना कोई झूठ के, जो है जैसा है बिल्कुल वैसा ही। उर्मिला के सामने अभिमन्यु और तपस्या खड़े थे, जो कि प्रताप सिंह का पूरा सच जानना चाहते थे। दोनों उस सच का काफ़ी हिस्सा जानते थे, लेकिन वह शुरू से सब जानना चाहते थे कि यह बलि देने की प्रक्रिया कब, कैसे और क्यों शुरू हुई थी। उर्मिला इस बारे में सब कुछ जानती थी और अब उसके सामने उन दोनों को सच बताने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने सब कुछ बताने के लिए हामी सिर हिलाते हुए हामी भरी।